औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करेंगे नदवातुल उलमा, जिसकी बुनियाद रखी गई थी लखनऊ के अंदर। अच्छा, नदवातुल उलमा के पीछे जो यानी कि मेन मकसद था, आखिर इसको क्यों बनाया गया था नदवातुल उलमा को, तो सबसे पहला यानी कि इसका रीज़न ये था कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फ़ारिगुल तहसील थे, उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई रिलीजियस जो कल्टीवेशन है या कोई रिलीजियस लर्निंग है वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो है वो मुकम्मल तौर पर वेस्टर्न और इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर वो बेस कर रहा था, जो वो मुसलमानों को सिखा रहा था। लिहाजा वो जो लोग यानी कि वो जो स्टूडेंट्स जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकल कर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आ रहे थे, वो हिंदुओं से सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जो है उनका मुकाबला कर पा रहे थे, लेकिन रिलीजियसली तौर पर वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स देवबंद उलमा के यानी कि जो दर्स था उलमाए देवबंद से, वहाँ से जो निकल के आ रहे थे, कम्प्लीटली और ऑब्वियस सी यानी कि बात यह है कि उनके पास वेस्टर्न और मॉडर्न नॉलेज जो है वो नहीं होता था। जबकि दूसरी तरफ वो यानी कि बिकॉज दे ओनली फोकस ऑन रिलीजियस और स्पिरिचुअल एजुकेशन, लिहाजा मतलब जो बच्चे देवबंद से पढ़ कर आते थे वो उनका मुकम्मल फोकस होता था रिलीजियस और स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ, और वो बाद में उलमा या सूफिया जो हैं वो बना करते थे या स्पिरिचुअल लीडर बना करते थे या किसी इमाम मस्जिद की या यानी कि इमाम मस्जिद की पोस्ट जो है वो संभाला करते थे, लेकिन उनके पास मॉडर्न लैंग्वेज जो है या वेस्टर्न और इंग्लिश एजुकेशन जो है वो उनके पास नहीं होती थी। अब ऐसे हालात के अंदर इन दी सर्कमस्टांसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि दोनों मॉडर्न एजुकेशन को भी और उसके साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन को भी बच्चों को सिखाए, हमारे मुसलमान बच्चों को, ताकि कल कला वो मतलब दुनियावी हवाले से भी और दीनी हवाले से भी हर लिहाज से जो है वो अपने आप को तैयार रख सकें। लिहाजा इस मकसद के लिए नदवातुल उलमा का जो इंस्टीट्यूशन है उसको चुना गया। 1892 के अंदर 1892 के अंदर एक मीटिंग होती है नदवातुल उलमा को बनाने के सिलसिले में। ये मीटिंग होती है कानपुर मदरसे के अंदर, जिसका नाम है फैज़ आम। इस फैज़ आम के मदरसे के अंदर ये जो मीटिंग होती है, इसमें इस बात का कहा जाता है कि अगली मीटिंग जो होगी यानी कि नदवातुल उलमा के अंदर, उसमें नदवातुल उलमा जो है उसको डिक्लेयर किया जाएगा, और वो 1894 के अंदर जो है वो मीटिंग हुई थी। यानी कि 1892 में पहली मीटिंग हुई थी जिसमें ये मदरसा बनाने का सोचा गया था, फिर 1894 के अंदर जो है इस मदरसे का क़याम जो है वो अमल में लाया गया, और ये क़याम जो है इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों को रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन जो है वो सिखाई जा सके। अच्छा, ये वाली जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी शामिल हुए थे, सूफिया भी और उलमाए कराम भी। सर सैयद अहमद ख़ान जो है उसने पहले तो इस नदवातुल उलमा के फ़ैसले को उसने अपोज़ किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस फ़ैसले को वेलकम भी किया था। अच्छा जी, अब बात करते हैं नदवातुल उलमा के फाउंडर्स की। नदवातुल उलमा के जो अर्लीस्ट फाउंडर हैं वो थे डिप्टी कलेक्टर मौलवी अब्दुल गफ़ूर। डिप्टी कलेक्टर मौलवी अब्दुल गफ़ूर साहब जो हैं वो इसके सबसे पहले जो हैं वो फाउंडर थे। फिर उसके बाद मौलाना शिबली नुमानी और मौलवी अब्दुल हक जो हैं वो बाद में उन्होंने इसके रूल्स, रेगुलेशंस और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको मज़ीद आगे उन्होंने डिक्लेयर किया था। अच्छा, अब नदवातुल उलमा जो इंस्टीट्यूशन था, इसके मकसद क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि जनरल रिफॉर्मेशन लेकर आनी है मुसलमानों की सोसाइटी के अंदर, ताकि जिसके ज़रिए मुसलमानों को अट्रैक्ट किया जाए रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ। दूसरा इसका मकसद ये था कि मुसलमानों के अंदर मॉरली तौर पर, रिलीजियसली, कल्चरली, सोशली तौर पर मुसलमानों को अपलिफ्ट किया जाए, यानी कि उनके जो अखलाकियात हैं, चाहे वो मजहबी अखलाकियात हों, मुआशरती अखलाकियात हों, उनको बढ़ाया जाए, उनको मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो हैं मतलब उनको अपलिफ्ट किया जाए मुआशरती तौर पर। तीसरा जो इसका मकसद था वो ये था कि रिमूव सेक्टेरियन डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ उलमा, कि जो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मशाइख और उलमा हैं जो एक दूसरे से फ़िरका वारियत की बिना पर बटे हुए हैं, उन उलमाए किराम के दौरान जो है वो
डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश की जाए और उनके दरमियान जो सेक्टर्स बने हुए हैं उनको उनका यानी कि असरात जो हैं उसके कम किए जाएँ। और जो चौथे नंबर पर जो यानी कि नदवातुल उलमा का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि नदवातुल उलमा जो इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा ये अपने आप को मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से अवेयर रखेगा, यानी कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होगा। अच्छा, अब बहुत सारे जो फाइलन थेरेपिस्ट थे, फाइलन थेरेपिस्ट वो लोग होते हैं जो यानी कि मतलब दूसरों की मदद करते हैं या खुदा की राह में जो है वो सर्फ करते हैं, या मतलब ज़कात सदक़ात वगैरह जो अपने एहतियात वगैरह दूसरों को देते हैं उनकी मदद के लिए। अब बहुत सारे जो फाइलन थेरेपिस्ट हैं उनकी मदद से, उनके कंट्रीब्यूशन से जो है नदवातुल उलमा ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। 2 दिसंबर 1898 को लखनऊ के अंदर बाकायदा तौर पर नदवातुल उलमा का जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टार्ट हो चुका था। अच्छा जी, अब आते हैं नदवातुल उलमा और मौलाना शिबली नुमानी की तरफ कि मतलब नदवातुल उलमा के दरमियान मौलाना शिबली नुमानी का क्या रोल है। दरअसल मौलाना शिबली नुमानी का बहुत ही ज़्यादा रोल है नदवातुल उलमा को ऊपर ले जाने के लिए। मौलाना शिबली नुमानी जो बज़ाते खुद हैं वो पैदा हुए थे 1857 के अंदर, आज़मगढ़ के अंदर आप पैदा हुए थे। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मौलाना मोहम्मद फ़ारूक। आप जो हैं यानी कि मौलाना शिबली नुमानी जो हैं ये रिलीजियसली तौर पर ज़्यादा अपने आप को आगे लाना चाहते थे। मतलब आप जो हैं मौलाना मोहम्मद फ़ारूक जो हैं उस वक़्त के कोई ग्रेट स्कॉलर थे, उनसे आप काफ़ी हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ करते थे और आप बहुत यानी कि सख्ती के साथ, मतलब आपके जो ख़यालात थे, आपके जो नज़रियात थे, आपकी जो सोच थी वो सर सैयद अहमद ख़ान की जो मूवमेंट थी उसके मुकम्मल ख़िलाफ़ थी। लेकिन आपके जो अब्बू जान हैं, मौलाना शिबलीस के जो फादर हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सर सैयद अहमद ख़ान के विजन से, उसकी मूवमेंट से, और वो हमेशा अपने बेटे यानी कि मौलाना शिबली नुमानी को कहा करते थे कि वो इंग्लिश और मॉडर्न एजुकेशन जो है वो सीखे। लेकिन उनके जो बेटे शिबली साहब हैं वो इतने ज़िद्दी थे कि उन्होंने अपनी जो मतलब इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से उन्होंने अपने आप को आगे लेकर गए, लेकिन उन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो साइंसी एजुकेशन है या जो इंग्लिश की एजुकेशन है, उन्होंने वो नहीं सीखी थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि शिबली साहब जो हैं अपनी बहुत सारी स्ट्रगल के बाद, एक हार्ड स्ट्रगल के बाद, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मतलब वो स्ट्रगल करते रहे, आखिरकार उनको एज आ असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ कॉलेज के अंदर जो है वो लगा दिया गया। और यही अलीगढ़ कॉलेज जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान के अंडर जो है उस टाइम चल रहा था। शिबली को एज आ असिस्टेंट प्रोफेसर अरबिक का जो प्रोफेसर है, अरबी ज़ुबान का यानी कि अरबी लिटरेचर वगैरह का आपको प्रोफेसर जो है वो लगाया गया था। मुस्लिम यानी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मौलाना शिबली नुमानी ने बहुत डिवोशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ और लव के साथ आपने काम किया था और आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत ही कीमती असासा बन गए थे अलीगढ़ कॉलेज का। लेकिन आप थे सारे के सारे मतलब सर सैयद अहमद ख़ान के अंडर ही, मतलब आप सर सैयद अहमद ख़ान की गुडविल के अंदर आ गए थे और आपका उनके साथ कुछ ना कुछ हद तक जो है वो रिलेशन भी बन गया था। लेकिन बात जहाँ पर अटकी हुई थी वो यही थी कि मतलब इनका उनके साथ कुछ ना कुछ क्लैश जो है वो हमेशा चलता ही रहता था, मौलाना शिबली नुमानी का और सर सैयद अहमद ख़ान का। आखिरकार शिबली साहब जो हैं वो अल्टीमेटली कॉलेज से रिज़ाइन करते हैं, लेकिन वो रिज़ाइन करते हैं 1904 को, 1904 को वो कॉलेज से रिज़ाइन करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका सर सैयद अहमद ख़ान के साथ जो है वो क्लैश जो है वो कंटिन्यू रहता है और वो मुकम्मल तौर पर जो है वो यानी कि एक सेंसिटिव नेचर के मालिक थे और इसी हवाले से वो मतलब सर सैयद अहमद ख़ान की थाट के साथ, सर सैयद अहमद ख़ान की मूवमेंट के साथ वो मुकम्मल तौर पर इक्तफ़ा नहीं करते थे। आप यानी कि एक तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के जो पैटर्न है, एजुकेशनल पैटर्न है, आप उसको डिसलाइक किया करते थे, आप ओपनली तौर पर उसको निगलेक्ट करते थे। आप सर सैयद अहमद ख़ान के जो रिलीजियस व्यूज़ हैं आप उनको क्रिटिसाइज़ किया करते थे, ओपनली तौर पर उनको क्रिटिसाइज़ किया करते थे और बिल आखिर आपने 1904 के अंदर जो है आपने मदरसा यानी कि ये सर सैयद अहमद ख़ान का जो इदारा था उसको आपने छोड़ दिया। अच्छा जी, यहाँ ये पिक्चर है नदवातुल उलमा की जो कि लखनऊ के अंदर बनाया गया था और इसने बाकायदा तौर पर बाद में मतलब इसको जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया। अच्छा, अब क्या हुआ
कि नदवातुल उलमा के अंदर जो है मौलाना शिबली नुमानी ने ये देखा कि मतलब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनके लिए नदवातुल उलमा का ये जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें मौके पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझते थे, वो ये चाहते थे कि वो इस रिलीजियस मूवमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि लोग सर सैयद अहमद ख़ान को भूल जाएं लेकिन शिबली को वो ना भूलें। लिहाजा अपनी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को लेते हुए आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा आपने मतलब उलमा की मीटिंग्स वगैरह अटेंड की जो कि नदवातुल उलमा के अंदर होती थी, और आखिरकार मतलब आप यही चाहते थे कि आपका स्टेटस जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान से ऊपर रहे। और अल्टीमेटली आपने सर सैयद की वफ़ात के बाद जो कि 1898 को हुई थी, 27 मार्च 1898 को सर सैयद जो है उनकी वफ़ात हुई थी, और उनकी वफ़ात के बाद मौलाना शिबली नुमानी ने जो है वो इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन यहाँ पर एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि मौलाना शिबली नुमानी की जो एसोसिएशन थी नदवातुल उलमा के साथ और उन्होंने जो इसके लिए कंट्रीब्यूट किया था वो आज भी उनकी ये काविशों को सराहा जाता है। आपने नदवातुल उलमा के लिए बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की थी, आपने डिवोशन के साथ जो है मतलब बड़ी हार्ड वर्क के साथ जो है वो आपने नदवातुल उलमा को कामयाब करने के लिए आपने मेहनत की थी ताकि आपका जो ड्रीम है वो ट्रू हो सके। लेकिन हकीकतन जो है ये मतलब थोड़े से एक एरोगेंट इंसान थे मौलाना शिबली नुमानी, एक सेंसिटिव नेचर के जो है ये मतलब मालिक थे, और हमेशा अपने आइडियाज़ को या अपने ही मतलब अपने आप को दूसरों से जो है वो अबव समझना ये इनकी नेचर में शामिल था। इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ चेंजेस जो हैं इन्होंने उसके सिलेबस के अंदर जो करिकुलम था नदवातुल उलमा को उसके अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। साथ ही साथ इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एज आ कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो सामने लेकर आए थे। इंग्लिश का जो नॉलेज इनके पास था वो इन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का जो एक्सपीरियंस है यानी कि जो वहाँ पर ये पढ़ाते रहे थे उसको एज आ एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया, और उसी एक्सपीरियंस को जो है नदवातुल उलमा के अंदर इन्होंने एज यानी कि अपने पीपल्स के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, नंबर 3 के ऊपर इन्होंने बाकायदा तौर पर स्पेशल अटेंशन दी थी कुछ यानी कि ग्रुप्स के अंदर, यानी कि इनके मतलब कुछ फेवरेट जो हैं वो पीपल आते थे, इनके फेवरेट जो हैं वो शागिर्द आते थे, उनकी इन्होंने ट्रेनिंग की बाकायदा तौर पर, उनको इन्होंने राइटिंग स्किल्स सिखाई ताकि मौलाना शिबली नुमानी का जो पैगाम है, जो इनका मैसेज है, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो मतलब इनके अलावा दूसरे लोगों के ज़रिए भी जो कि बाद में आथर बने वह इनके यानी कि बनाए हुए जो पीपल हैं और उनके ज़रिए इनके मैसेज को पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर फैलाया जाए। नंबर 4 के ऊपर आपने यानी कि नदवातुल उलमा को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बड़ी हद तक आपने एक्सटेंड किया था, यानी कि उसकी जो फाइनेंशियली तौर पर मामलात नदवातुल उलमा के आपने वो काफ़ी एक्सटेंड किए, और उसके अकाउंट में जो बैलेंस है वो आपने काफ़ी उसको स्टेबल किया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने एक एकेडमी कायम की थी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑथर्स की। ऑथर्स कौन, यानी कि जो उर्दू लिखने के लिए या मतलब कोई भी किस्म की जो बुक्स जो लिखते थे उन ऑथर्स के लिए आपने एक एकेडमी कायम की थी जिसमें आप ट्रेनिंग भी देते थे, राइटिंग स्किल्स भी सिखाते थे ताकि लोग जो हैं वो ऑथर्स बने और आपके पैगाम को आगे भिजवाएँ। और आपने बुनियाद रखी कि दारुल मुसन्निफ़ीन एक इंस्टीट्यूट था, आपने वो अकेडमी बनवाई थी आज़मगढ़ के अंदर। आपने जो है ये क्योंकि आप खुद आज़मगढ़ के अंदर ही पैदा हुए थे और आपने दारुल मुसन्निफ़ीन की वहाँ पर बुनियाद रखी थी, और इसी दारुल मुसन्निफ़ीन के ज़रिए आप अपने पैगाम को जो है वो आगे पहुँचाना चाहते थे। आपके जो यानी कि मशहूर प्यूपल्स हैं उनमें से सैयद सुलेमान नदवी शामिल हैं, मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद यानी कि शामिल हैं, और यही दोनों जो लोग हैं ये बाद में उन्होंने इनको सक्सीड किया, यानी कि वो इनकी उन्होंने पोजीशन ली मौलाना शिबली नुमानी की, चाहे वो पॉलिटिकली पोजीशन हो या चाहे वो लिटरेरी सर्कल के अंदर पोजीशन हो, यानी कि ये उनके शागिर्द जो हैं, और इसके अलावा कुछ और भी शागिर्द थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर मौलाना शिबली नुमानी की जो इस तहरीक को उन्होंने कंटिन्यू भी रखा। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये बन गया था कि ज़ाहिरी सी बात है कि आप जब एरोगेंट होंगे, आप अगर अपना सेल्फ प्राउडी होंगे या आप अगर ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के मालिक होंगे और आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करेंगे तो ज़ाहिरी सी बात है कि आप जहाँ भी जाएंगे आपके जो कलीग्स होंगे वो आपके यानी कि इस रवैये के ऊपर क्रिटिसिज्म ही करेंगे। अब होता क्या था क्योंकि आपकी जो नेचर है वो सेंसिटिव और हार्ट टचिंग थी, और इसी वजह से आप यानी कि अपने आप को ये समझते थे कि आप रिलीजियस ग्रुप के सबसे बड़े
चैम्पियन हैं। और आपके इन्हीं पर्सनल व्यूज़ और आपकी पर्सनल नेचर की वजह से, हालांकि हकीकतन आप जो है मतलब असल रिलीजियस माहौल से या मतलब रिलीजियसली जो व्यूज़ या जो पर्सनल यानी कि वो जो व्यूज़ होते हैं आपके पास वो नहीं थे, लेकिन आप दूसरे लोगों को इन्हांस करना चाहते थे कि वाक़यातन मैं एक रिलीजियस लीडर हूँ और मैं इस रिलीजियस मूवमेंट का हेड भी हूँ। लिहाजा आपकी कोलीग्स जो हैं मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर बनाया और आपको रिज़ाइन देने के ऊपर भी मजबूर किया गया। अच्छा, अब हुआ क्या कि मौलाना शिबली नुमानी ने जो है वो नदवातुल उलमा से अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया था। आपके टीचिंग स्टाफ के अंदर एक टीचर थे जिनका नाम था मौलाना अब्दुल करीम। मौलाना अब्दुल करीम ने जो है उन्होंने 1913 के अंदर जो है वो जिहाद के ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने मौलाना शिबली नुमानी के जो व्यूज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। और उनको क्रिटिसाइज़ करने के बाद मौलाना अब्दुल करीम जो हैं यानी कि जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, उनके ख़िलाफ़ मौलाना शिबली नुमानी ने जो है वो यानी कि उनको उस स्टाफ से, अपने टीचिंग स्टाफ के अंदर से उनको रिमूव कर दिया। और जैसे ही उन्होंने अपने टीचिंग स्टाफ से उस बंदे को रिमूव किया जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ यानी कि लिखा था, तो आपके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा जो टीचर हैं वो इकट्ठे हो गए और आपको फिर रेजिग्नेशन के ऊपर जो है वो मजबूर कर दिया गया था। लिहाजा उन टीचिंग स्टाफ के कहने के ऊपर पर और बाकायदा तौर पर स्ट्रॉन्ग एगिटेशन आपके ख़िलाफ़ शुरू हो गई थी और शिबली को आखिरकार जो है वो रिज़ाइन देना पड़ा था। लेकिन मतलब शिबली ने के रेजिग्नेशन देने के बाद जो है बहुत से लोग आए और भी आए यानी कि जिन्होंने आपको सक्सीड किया, जैसे मौलाना अब्दुल हई आए, नवाब हुसैन अली ख़ान आए, डॉक्टर सैयद अब्दुल अली आए, ये सारे लोग आए। लेकिन जो एफ़र्ट्स आपने की हुई थी नदवातुल उलमा के लिए या मतलब नदवा के इंस्टीट्यूट के लिए, वो दोबारा जो है वो चमक दमक दोबारा पैदा ना हो सकी थी। यानी कि आपके जाने के बाद जो है दर हकीकत जो नदवातुल उलमा का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव ना हो सका। अच्छा जी, अब आते हैं इस टॉपिक के कंक्लूजन की तरफ। अगर हम कंक्लूजन की तरफ देखें तो हमें ये बात तो वाज़े नज़र आती है कि नदवातुल उलमा का जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना डिज़ायर रिज़ल्ट जो है वो हासिल नहीं कर सका था। लेकिन इसकी जो सर्विसेज हैं, इसकी ने जो मतलब खिदमात अंजाम दी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट किया था। लिहाजा इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ इंटेलेक्चुअल्स हैं इसने जो नदवातुल उलमा ने प्रोड्यूस किए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मूवमेंट या मतलब जो इस्लामिक एजुकेशन की मूवमेंट है उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा था। और इन्हीं लोगों में से कुछ लोग जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, जिनके अंदर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना अब्दुल सलीम नदवी और मौलाना मसूद आलम नदवी जो हैं ये सारे लोग शामिल थे। अच्छा, इसके अलावा मतलब नदवातुल उलमा के तहत जो है कि रिसर्च जर्नल जो है वो इशू किया जाता था, एक जनरल मुआरिफ अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ दारुल मुसन्निफीन या दारुल मुसन्निफीन की जिसकी आपने बुनियाद रखी थी। और ये जो है यानी कि जर्नल इसको हिंदुस्तान के अंदर शाया किया जाता था ताकि मतलब एजुकेशनल तौर पर लोगों को जो है वो एक्टिव किया जाए। तो ये थे जी हमारा सारे का सारा टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।